नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज बात सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की। बिल्डर परियोजनाओं में देरी या समय पर कब्जा न मिलने से परेशान होम बायर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि 2016 के रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा के बावजूद होम बायर्स अपनी शिकायतों के लिए उपभोक्ता अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इनमें कब्जा मिलने में देरी के लिए ऐसी कंपनियों से मुआवजा और रिफंड हासिल करना शामिल है। जस्टिस यू ललित और जस्टिस विनीता शरण की पीठ ने 45 पेज के फैसले में रियल एस्टेट कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि रेरा लागू होने के बाद निर्माण और पूर्णता से संबंधित सभी सवालों का इस कानून के तहत ही निपटारा करना होगा और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को उपभोक्ताओं की शिकायत पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। तो आप समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का व्यापक असर इस सेक्टर में क्या होगा और क्या अब रेरा के साथ साथ कई और विकल्प होम बायर्स के सामने होंगे अपनी शिकायतों के निपटारे के तौर पर, और ऐसे में जो रेरा में प्रावधान किए गए थे उनका क्या होगा और इसके चलते इस स्टेक होल्डर जो है, चाहे वो होम बायर हो या फिर जो बिल्डर्स हो, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अरुण सहाय साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। आपका स्वागत है अरुण जी। हमारे साथ अजय ब्रह्मे हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। अजय जी स्वागत है आपका। और सत्यप्रकाश हैं, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से। सत्या, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में अरुण जी आपसे करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सबसे पहले तो क्या कहना है आपका एसोसिएशन की ओर से, और इससे इम्पैक्ट जो होगा वो क्या देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ये बड़ी माननीय है सभी के लिए, और सबसे हमें इस चीज पे देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट इस पे वॉच रखा गया, और रेरा एक्ट में भी उसी प्रावधान को देखते हुए ये सारा एक्ट बना था। उसमें सारे प्रोविजंस थे जहां पर उनको अपनी बात कहने का मौका, अपनी कंप्लेंट को एड्रेस करने का ट्रिब्यूनल में, अपीलेंट में, और आगे उनको कैसे रिलीफ मिल सकता था, वो सारे उसमें एक्ट में है। 18(1), 18(2) में उनको क्या डैमेजेस मिलने थे वो भी सब थे उसमें। अभी हम ये देख रहे हैं कि एक नया फोरम उनके लिए एक ओपन करा गया, तो क्या उससे उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एक अच्छा समय में और एक बजट, फिक्स बजट में जो मकान है वो मिल पाएगा। तो हमें लगता है कि ये जितने हम फोरम्स खोलेंगे इनको अपने डिस्प्यूट एड्रेस करने के लिए, उसमें एक और कंफ्यूजन होगी और समय लगेगा। एक भी मिस्चीवियस यदि बायर या अलॉटी इस चीज को मिसयूज करना चाहेगा कि नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाके वो अपनी बात कहे, और इसमें जो और एक्ट्स हैं सीपीए में या एनसीएलटी में या रेरा में अपनी बातों को रखेगा, तो वहां पर समय ज्यादा लगेगा इसका रिजल्ट आने में, और हो सकता है प्रोजेक्ट इसकी वजह से भी डिले हो जाए। बाकी जो मेंबर्स अलॉटीज हैं वो भी सफर करें। तो हमारा ये मानना है कि रेरा एक्ट को डाइल्यूट करने का नहीं पर्पस होना चाहिए। रेरा को और स्ट्रेंथन किया जाए। यदि उसमें कोई कमी हमें लगती है, उसी एक्ट में उन चीजों को शामिल करके उस एक्ट को और स्ट्रॉन्ग करा जाए, और एक कंज्यूमर उपभोक्ता के लिए उसमें और अथॉरिटी दी जाए। क्योंकि कंज्यूमर पहले भी किंग था, आज भी किंग रहेगा, ये हमारा सबका मानना है, और उसको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए, और उसकी सुनवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अरुण जी, क्योंकि जो होम बायर्स हैं, मैंने कई होम बायर्स के जो सवाल उन्होंने भेजे मैं उसको अगर देखता हूं तो उनका ये कहना है कि रेरा एक बेहतर विकल्प है, लेकिन जिस तरीके का लोड, जिस तरीके से पेंडिंग केसेस हैं रेरा के पास, उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ऐसे में अगर कंज्यूमर के पास, जो होम बायर हैं, उनके पास एक दूसरे फोरम का विकल्प मिलता है तो उसमें बुराई क्या है? इसमें केस जल्दी से सॉल्व होंगे, फैसला जल्दी आएगा, और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो विश्वसनीयता है बिल्डर्स की, वो बहाल हो पाएगी। सर बिल्कुल ठीक है कहा आपने कि कंज्यूमर फोरम में यदि रिजल्ट, हमने पीछे भी देखा है, एक्सपीरियंस ये है कि वहां जल्दी आते हैं रिजल्ट। पर यदि मल्टीपल फोरम्स में कंप्लेंट जाएगी
तो कंप्लेंट तो 3 जगह फाइल हुई, तो जब तक सभी जगह से उसका निवारण नहीं होगा तो वो कंप्लेंट तो खड़ी रहेगी। ओके। यदि एक बायर अपनी कंप्लेंट जो है 3 फोरम्स पे डालता है, तो उसकी तीनों ही जगह अपना समय लगेगा, अपनी सुनवाई हो रही है। आपका कंज्यूमर फोरम से यदि उसका रिजल्ट आ भी गया, तो ऐसा नहीं है कि बाकी जगह से रिजल्ट नहीं आने पे दैट विल प्रिवेल, वो प्रिवेल नहीं कर पाएगा रिजल्ट। ओके। क्योंकि एनसीईआरटी भी एक्ट है, एनसीईआरटी में भी वो कंप्लेंट कर सकता है, रेरा में भी अपनी कंप्लेंट करेगा और कंज्यूमर फोरम में भी करेगा। कंज्यूमर फोरम का रिजल्ट पहले आ जाएगा। मेरे वकील दोस्त, बाकी अपने लोग इस बात के ऊपर थोड़ा सा जी बिल्कुल, मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा, लेकिन सत्या, क्योंकि जिस तरीके से हम इस सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले को पढ़ते हैं और इसकी जो मूल भावना है क्या नजर आ रही है, और जब विकल्प यानी कि ऑप्शंस होम बायर्स के लिए यहाँ पर खोले गए हैं, तो उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट जो बता रहा है वो क्या है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, जो अरुण जी कह रहे हैं कि कई सारे फोरम पर अगर एक साथ जा रहे हैं, तो जब तक फाइनल वर्डिक्ट जो फैसला है वो तीनों जगह या जितनी जगह पर गया है वहां से नहीं आता, तब तक हम नहीं मान सकते कि वो फाइनल वर्डिक्ट होगा। देखिए, मेरे ख्याल से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं किया है। जो रेरा का अधिनियम है उसमें जो सेक्शन 79 है, उसके तहत जो सिविल कोर्ट्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शन बार की गई है। जो सिविल कोर्ट में आप, अगर आपने रेरा में कोई केस डाल लिया है तो सिविल कोर्ट्स में आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोई बंदिश जो उपभोक्ता न्यायालय है उन पे नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज साफ की है कि आप अगर कोई मामला रेरा से संबंधित जो अथॉरिटी है वहाँ पे चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंज्यूमर कोर्ट्स में आप नहीं जा सकते हैं। अलबत्ता एक प्रावधान है जो सेक्शन 71 है उसके तहत रेरा एक्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई उपभोक्ता जो कोई बायर है उसने पहले से कोई मामला डाल रखा है उपभोक्ता अदालतों में, वो चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकता है, लेकिन इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। ये एक तरह से उसके पास एक ऑप्शन है, वो चाहे तो विड्रॉ कर ले। तो इस फैसले के बाद कोई नया कुछ नहीं हुआ है। फैसले में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जो उपभोक्ता है या जो बायर है उसके पास ये दोनों ही विकल्प खुले हुए हैं। जहाँ तक का अरुण जी ने जो कुछ कहा कि अगर 2-3 फोरम पे अगर इस तरह की अदालती कार्रवाई चल रही है, तो उसके कारण उपभोक्ता को हो सकता है कि कोई घाटा हो या और ज्यादा विलंब हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस मामले में, जस्ट मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि अगर जो फैसला राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय ने दिया हुआ है कि उनको आप ये सारे पैसे वापस कीजिए और 9% इंटरेस्ट के साथ और 50,000 रुपये कॉस्ट भी लगाया है, अगर जो बायर है उसको सारा पैसा उसका वापस मिल जाता है, सूद के साथ मिल जाता है, तो फिर उसके बाद बाकी जगह अगर उसने कोई केस डाल रखा है तो वो उसको वापस ले लेगा, मामला खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने ये, क्योंकि कंज्यूमर जो कोर्ट्स हैं वहां पे फैसले जल्दी आते हैं। सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन डिबार की हुई है, वो अच्छा ही है, क्योंकि सिविल कोर्ट में अगर जाएंगे तो हो सकता है कई दशक लग जाए। सिविल कोर्ट्स में बहुत सब कुछ बहुत धीमे चलता है। मेरे हिसाब से जो फैसला आया है वो बायर्स के लिए है, वो एक तरह से सही फैसला आया है। और जो बिल्डर्स हैं उनको भी ये समझना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस सेक्टर को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये सेक्टर जो है एक तरह से काफी लंबे समय तक अनरेगुलेटेड रहा। अनरेगुलेटेड होने की वजह से क्या है कि इसमें जो ऐसे तत्व आ गए जिन्होंने बायर्स के पैसे लिए और उसके बाद वो गायब हो गए, और ऐसे कई सारे मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं और बाकी जगह भी चल रहे हैं। तो इसलिए बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेरा का एक्ट लाया गया है, और हालांकि अभी भी उसमें कई कमियां हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज साफ की है वो ये है कि रेरा का मतलब ये नहीं है कि बाकी विकल्प, खासकर कंज्यूमर कोर्ट्स का विकल्प खत्म हो गया है, वो विकल्प बना रहेगा। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि जो रिट जुरिस्डिक्शन, अगर आप जैसे कि राइट टू जो शेल्टर है, इसको आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ से जोड़ करके देखा गया है, और इस तरह के कई फैसले हैं। तो कई मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि कोई बायर सीधे तौर पे किसी हाई कोर्ट में कोई रिट पिटीशन दायर करे, तो इस तरह का जुरिस्डिक्शन बार नहीं होगा। ये सुप्रीम हाई कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि वो इंटरनेट करना चाहता है कि नहीं। लेकिन
जो रिट जुरिस्डिक्शन है, अगर कोई ये कहे कि हमारे राइट टू शेल्टर का वायलेशन हुआ है, तो उसमें भी ये मामला बन सकता है। असली चीज ये है कि कहाँ पे बायर को जल्दी फैसला मिलता है, ताकि कई बार ये हो रहा है ना कि जैसे कोई 45 साल की उम्र में कोई आदमी घर खरीद रहा है और 15 साल तक उसको घर मिला ही नहीं, तब तक वो रिटायर हो गया और उसके सारे पैसे फंस गए। तो ये जो चीजें हैं, जो रियल एस्टेट सेक्टर को खुद भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की अनियमितताएं रहेंगी तो वो सेक्टर नहीं कर पाएगा, और सेक्टर अगर ग्रो नहीं कर पाएगा तो जो भी कंपनियां हैं इस फील्ड में उनको भी घाटा होगा और सरकार को भी राजस्व उस तरह से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये सेक्टर आप समझिए कि करीब पिछले साल तक करीब 12,000 करोड़ का ये सेक्टर था, और इसमें जो ग्रोथ है ये प्रोजेक्टेड ये है कि 2040 तक करीब 65,000 करोड़ रुपए तक का ये सेक्टर हो जाएगा, और 2025 तक में भी है कि आप समझिए कि करीब 13% की ग्रोथ है इस सेक्टर की। जी जी। और जो अर्बनाइजेशन इंडिया में चल रहा है जो रैपिड, वो आप समझिए कि 2050 तक, अब से 30 साल बाद, करीब 55% लोग शहरों में रहेंगे। तो ये अर्बनाइजेशन का दौर बहुत रैपिड हो रहा है और यहाँ से बहुत फास्ट हो रहा है सरकार की। अब बहुत सारे आप समझिए जैसे दिल्ली है, ऑलमोस्ट 97-98% पॉपुलेशन अर्बन है। इसी तरह से आप समझिए यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ है, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा है। और इसलिए ये आवश्यक है कि रियल एस्टेट सेक्टर बेहतर ढंग से रेगुलेट हो, और इसके लिए जो सेक्टर के जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं इस सेक्टर में, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि समय पे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करें, उससे लिटिगेशन होगी ही नहीं। बिल्कुल। अजय, अगर मैं इसके कानूनी पहलू पर आता हूं, क्योंकि इस केस में उपभोक्ता फोरम की ओर से फैसला, उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और जो दो बड़ी दलीलें हैं, पहली दलील ये दी गई कि रेरा कानून के बाद जो दूसरे विंडो हैं उपभोक्ता के पास, यानी कि घर खरीदारों के पास, वो बंद हो जाते हैं। कुछ इस तरह के क्लॉज इशारा करते हैं। मैं समझना चाहूँगा क्या कोई ऐसा क्लॉज है रेरा कानून में? और दूसरा ये कि अगर हम उपभोक्ता फोरम या फिर रेरा इनको देखते हैं, तो जो कानून है वो मकसद उन उपभोक्ताओं के लिए जल्द से जल्द इंसाफ का है, और उसी तरीके से उसी कॉन्टेक्स्ट में उनको अडॉप्ट करना चाहिए, या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब देने के लिए, और जो प्रीवियस दो स्पीकर्स ने कहा, मैं उसमें भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम। एक तो हमें ये पूरा जो रियल एस्टेट से रिलेटेड लॉ है, या इससे रिलेटेड जब डेफिशिएंसी होती है, डिले हो जाता है पोजीशन में, अक्सर दो प्रॉब्लम्स के लिए ही जो बायर्स हैं वो कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाते हैं। तो जो बायर्स के पास में शुरू में भी बहुत सारी रेमेडी थी और अभी भी है, रेरा के आने के बाद में भी कुछ आपकी बाकी रेमेडीज को अलग। अजय, आपकी आवाज जरूर, अजय आपकी आवाज चली गई थी, कृपया रिपीट दोबारा से एक बार बोल दीजिएगा प्लीज। पूरा मैं दोबारा जी जी। देखिए, ये जो इससे रिलेटेड जो प्रावधान हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, वो पहले भी उसके पास में जो बायर था उसके पास में काफी सारे विकल्प थे, बहुत सारी रेमेडीज थी, और अभी भी है। हाँ, 2016 के बाद में जब ये रेरा एक्ट आया तो एक जरूर उसके पास एक लिमिट कर दिया गया कि आप सिविल कोर्ट्स नहीं जा सकते। अदरवाइज जो इनफैक्ट ये जो नया वाला जो एक्ट आया कंज्यूमर का 2019 में, उसमें भी ये बात फिर, क्योंकि 2016 का पहले आ चुका था, उसमें भी फिर ये बात जो है वो क्लियर नहीं हुई। इसलिए मैं आपको पूरा जेनेसिस समझाता हूं और कितनी रेमेडीज हैं वो समझाता हूं। उससे बायर्स भी, जो हमारे जो दर्शक हैं, उनको भी बड़ा आसानी होगी समझने में कि उनके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 86 वाला, उसमें ये क्लियर था कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो एक एडिशनल रेमेडी थी। ओके। वो किसी इन डेरोगेशन ऑफ सम अदर लॉ, स्पेशली सिविल रेमेडी को बार नहीं करता था। तो उसके पास में एक अतिरिक्त रेमेडी थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो पहले ये होता था रेरा के आने के पहले कि बायर्स जो हैं वो सिविल रेमेडी भी इन्वोक कर सकते थे, कंज्यूमर तो कर ही सकते थे। रेरा जब आया
तो सेक्शन 79 उसमें एक प्रोविजन है। 79 में ये बोलता है कि जो सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है वो बार कर दिया गया, कि आप सिविल कोर्ट्स में नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बना दी गई। हाउएवर, इसमें भी ये कहा गया कि 71 ने सेक्शन 71 ने ये वो दिया, पावर दिया रेरा को, और अदर बायर्स को, आई वुड से, कि आपके पास चॉइस है कि अगर आपने पहले से ही कंज्यूमर केस फाइल किया था, तो अगर आप ट्रांसफर कर सकते हैं रेरा में। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो जो सेक्शन 71 है वो उसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब तक सारे के सारे या तो रेरा में होंगे या अपनी चॉइस एक्सरसाइज करके वो सारे के सारे कंज्यूमर में होंगे। अगर हम ये सिर्फ 2 लॉ की बात करें तो 2 रेमेडीज तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप रेरा में भी जा सकते हैं, कंज्यूमर में भी जा सकते हैं। क्लैरिफाई किया। बायर्स के पास में 2 और रेमेडी है। 2 और रेमेडी है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में। पहली बात हो गई। हालांकि उसमें एक लिमिटेशन है या उसमें एक राइडर है कि जो बायर्स हैं वो कम से कम 100 बायर्स होना चाहिए, वो साथ मिलके जाके उसको जो बिल्डर है उसके अगेंस्ट एक्शन ले आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बायर चला गया और उसने बोला कि देखो जी ये बिल्डर को आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, ऐसा नहीं होगा। एट द सेम टाइम 100 भी होना चाहिए और वो कम से कम 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बायर्स होने चाहिए, क्योंकि बिल्डर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए अपनी दलील एनसीएलटी में फाइल कर सकते हैं। अब चौथी रेमेडी क्या है? चौथी रेमेडी के पास क्रिमिनल रेमेडी भी। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो बिल्डर्स हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, अक्सर देखा जाए अगर पूरे उनके बिजनेस को समझा जाए तो क्या होता है कि वो पैसा जो बायर्स ने दिया है वो उस पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं किसी और प्रोजेक्ट में या किसी और पर्पस के लिए, साइफनिंग हो जाती है। उस वजह से अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट उनको एक टाइम से डिलीवर करना था वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हुआ, ये 400 सेक्शन 406 भी इंडियन पिनल कोड का अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि आपने मिस अप्रोप्रिएट कर लिया है ना। तो इस तरह की 4 रेमेडी हो गई। अब बल्कि अगर जो एग्रीमेंट है उसमें अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो आप आर्बिट्रेशन क्लॉज को भी इन्वोक कर सकते हैं। एक और रेमेडी जैसे कि रिट रेमेडी तो रिट क्या है, उसका एक होम रूल होता है। अजय, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। सत्या, जो एक पॉइंट ये आता है कि अगर हम मल्टी विंडो के ऑप्शंस, जैसा कि कहा अजय ने कि वो मौजूद हैं रेरा के बावजूद, रेरा के बाद भी होम बायर्स के पास में, लेकिन क्या इन मल्टी विंडो का फ़ायदा उपभोक्ताओं को, होम बायर्स को मिलता है, मिल सकता है, या फिर मल्टी विंडो के कुछ नुकसान भी, जैसा कि अरुण जी कह रहे थे कि जब केस अलग अलग एक ही प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कई बायर्स अलग अलग फोरम पर जाकर केस करेंगे तो क्या इससे डिले भी हो सकता है प्रोसेस, और उसका खामियाजा कहीं बिल्डर को तो नहीं उठाना पड़ेगा? जो आपको आमतौर पे दिखता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन के कारण दिक्कत हो सकती है, ये एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि अगर 3 ऑप्शंस हैं आपके पास तो आप सब जगह फाइल कर देंगे। हर लिटिगेंट या हर बायर अपने हिसाब से देखता है कि उसके लिए क्या करना उचित होगा। अब जैसे कंज्यूमर कोर्ट में वो बगैर वकील के भी जा सकता है। कहीं ऐसा हो सकता है कि उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि जो वो अलग से वकील हायर करके जाए, तो वहाँ पे वो खुद भी फाइल करके लड़ सकता है आसानी से। वहाँ प्रोसीजर थोड़ा आसान है। बाकी जगह भी ऐसे लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी जो प्रोसीजरल चीजें हैं वो ज्यादा कठिन हो सकती हैं उनके लिए। ये बायर पे है कि वो कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करता है। इसमें क्रिमिनल ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है, क्योंकि क्रिमिनल ऑप्शन इसलिए नहीं है कि वो बायर के साथ कुछ नहीं कहे। जहां क्राइम का मामला आएगा तो वो स्टेट के खिलाफ है, आप सिर्फ इन्फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद पुलिस उनको प्रोसिक्यूट करती है। और कई बार जेल जाने के डर से बायर हो सकता है कि उसका जो पैसा उसने लिया हुआ है वो बिल्डर जो है ना उसका पैसा भुगतान कर दे। तो आपको दिखता है, अब जैसे इसी मामले में वेरा में भी मामला था और कंज्यूमर फोरम में भी था। कंज्यूमर फोरम ने पहले ही ऑर्डर कर दिया कि आप ये सारा पैसा सूद के साथ उनको वापस करेंगे। तो अगर ये सारा पैसा अगर बायर का वापस हो गया
तो उसकी समस्या का समाधान हो गया। अगली जगह जहाँ पे वो केस है वहाँ पे बोलेगा कि मेरा मामला खत्म हो गया है, हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं है, और या क्रिमिनल केस है, अगर कहीं पे पैसा लेके कोई भाग गया है तो वो केस चलता रहेगा, वो तो स्टेट प्रोसिक्यूट करेगा। और जब बात आएगी उसके एविडेंस रिकॉर्ड होने की, तो उसमें हो सकता है जाके उसको स्टेट की मदद करेगा। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन ऐसा नहीं है कि अगर 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आप कंज्यूमर फोरम है या रेरा है या एनसीएलटी है या फिर कोई क्रिमिनल केस का ऑप्शन है या मीडिएशन या आर्बिट्रेशन का ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शंस एक साथ कोई एक्सरसाइज कर लेता है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से करता है। जी। और क्रिमिनल ऑप्शन को आप क्लोज कर भी नहीं सकते हैं, वो तो स्टेट के खिलाफ कहीं कोई क्राइम हो रहा है तो वो क्लोज होने का मामला ही नहीं होता, वो तो बिल्कुल चलेगा ही। कोई आर्बिट्रेशन या मीडिएशन का कोई क्लॉज है कि बातचीत से मामले का निपटारा हो जाए, तो इसको भी कोई क्यों क्लोज करना चाहेगा? क्योंकि ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे ऑप्शन जो है बायर एक्सरसाइज करेगा एक साथ, वो अपनी सुविधा के हिसाब से एक्सरसाइज करेगा। और कुछ ऑप्शंस तो हम क्लोज कर भी नहीं सकते हैं, जो क्रिमिनल केस का है ऑप्शन वो क्लोज नहीं किया जा सकता है। Okay. और मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का जो मामला है वो दोनों ही पक्ष के लिए आसान है, क्योंकि बातचीत से मामले का निपटारा हो जाए तो समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी, और बेवजह जो परेशानी होती है दोनों पक्ष को वो भी नहीं होगा। सिर्फ मामला ये है कि रेरा बनने के बाद कंज्यूमर कोर्ट का ऑप्शन खुला रहना चाहिए या नहीं। बिल्कुल साफ है, एक्ट में भी साफ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कि ये ऑप्शन बायर के पास है, वो चाहे तो कंज्यूमर कोर्ट से अपना मामला विड्रॉ कर सकता है, अगर नहीं चाहता है तो उसको इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, और ये विकल्प उसका खुला रहेगा। अरुण जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, शायद कि जो भी डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स हैं, उनके नज़रिए से अगर ग्रुप्स ऑफ बायर्स अलग अलग जगहों पर मुकदमा दायर करते हैं या बिल्डर के खिलाफ अपील करते हैं, तो शायद उससे प्रोजेक्ट की इमेज या प्रोजेक्ट के डिले होने का खतरा होता है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके के से एक्सपीरियंस अब तक रहा है बायर्स का, और अगर ये विंडो हम बंद करते हैं, हालांकि विंडो बहुत सारी हैं जो खुली हुई हैं, अगर बंद करने की बात होती है तो जो विश्वास है और जो रेमेडी की बात हो रही थी कि सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, फिर वो मुमकिन नहीं दिखता। रास्ता क्या है? आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। ट्रांसपेरेंसी इस सेक्टर के लिए बहुत जरूरी थी। जब रेरा एक्ट आया तो पर्पस ये था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी रहे, कि जो इन्वेस्टमेंट बायर्स की प्रोजेक्ट पे जा रही हैं वो साइफन ऑफ ना हो, वो पैसा प्रोजेक्ट पे ही लगे, जिससे समय पे प्रोजेक्ट खत्म हो सके। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा कि कॉस्ट एस्केलेशन जो प्रोजेक्ट डिले में आ जाती है, जो बायर को एक बर्दाश्त करनी पड़ती है मजबूरन, वो चीज खत्म हो जाए। तो टाइमली कंप्लीशन विद इन बजट, प्रोजेक्टेड बजट, आपको कॉस्ट में हाउसिंग मिले या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको मिले, तो वो ऑब्जेक्टिव थे। रेरा के आने से वो काफी कुछ चीजें कंट्रोल में आई है। बिल्डर्स जैसा सभी का मानना है कि भाई अनरेगुलेटेड सेक्टर था, तो रेगुलेशन आने से ऑब्लिगेशंस क्या है बिल्डर की वो उन्हें पता लगा। अब हमारा ये मानना है कि जितने फोरम्स खुलते हैं तो वो अथॉरिटी जो रेरा बनाई गई उसकी जो अथॉरिटी है वो डाइल्यूट हो जाती है यदि हम उसको ही मान्य नहीं करते। तो यदि हम रेरा एक्ट में यदि हमें लगता है कि कहीं ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे बायर का इंटरेस्ट वॉच नहीं हो रहा, तो वो चीज एड्रेस की जा सकती है और उसको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। मल्टीपल फोरम्स में जाके तो आप ये मानेंगे कि एक बायर एनसीएलटी में जा रहा है, एक बायर कंज्यूमर फोरम में जा रहा है, कोई सिविल कोर्ट में जा रहा है और कोई रेरा में जा रहा है। बिल्डर का फोकस प्रोजेक्ट पे ना होके सिर्फ इन चीजों को एड्रेस करने में ही रहेगा, और इट कुड बी मल्टीपल बायर्स और इट कुड बी द सेम बायर गोइंग इन डिफरेंट फोरम्स। तो वो सारी चीजों को देखें हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट टाइम से खत्म हो। प्रोजेक्ट टाइम से खत्म होगा तो कॉस्ट एस्केलेशन भी, उसका भी जो रिस्क होता है वो भी कवर हो जाता है। बिल्डर भी जब भी परफॉर्म करके प्रॉपर्टी टाइम से दे पाएगा जब उसकी विद इन बजट वो प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। क्योंकि रेरा की तरफ से हमारे बहुत हमने स्ट्रिंजेंट लॉ
जो है स्टिंजेंट कहें या बायर ये बिल्डर के ऊपर हमने एप्लीकेबल किए हैं, और उनका पर्पस भी ये था कि प्रोजेक्ट टाइम से खत्म, ऑब्जेक्टिव डिफीट नहीं होना चाहिए। जो 2 ऑब्जेक्टिव थे, टाइमली कंप्लीशन एंड विद इन बजट, प्रोजेक्टेड बजट कॉस्ट। ओके अजय, वो वक्त दोनों कम है, चीजों लेकिन जो अरुण जी कह रहे हैं, जो उनके सजेशंस हैं या फिर जो एक चुनौतियां हैं बिल्डर्स के सामने, किस तरीके से उनको आप देखते हैं और ज़मीन पर वो कितनी व्यावहारिक या कितनी महत्वपूर्ण नजर आती हैं? एक चीज हमें समझना चाहिए कि एक ही बायर, सपोज अजय है, तो अजय जो बायर है वही रेरा भी नहीं जाएगा और वही कंज्यूमर भी नहीं जाएगा और वही आईबीसी भी नहीं जाएगा। अलग अलग बायर्स के पास में चॉइस है और ये होना भी चाहिए। कंज्यूमर के पास में चॉइस होनी ही चाहिए कि क्योंकि सभी की सिचुएशन अलग है। किसी को पैसा रिफंड चाहिए, किसी को डेफिशिएंसी है कि जो बिल्डर ने बोला था कि इसमें फ्लोर ऐसा देगा तो उसने फ्लोर वैसा नहीं दिया, डेफिशिएंसी है, या किसी ने टाइमली नहीं दिया। तो सबके पास में अलग अलग ये असेस किया जाता है कि एक पर्टिकुलर बायर के लिए कौन सा फोरम सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। तब वो एक ही बायर 2 जगह नहीं जाता है, ऐसा होता भी नहीं है। और ऐसा क्योंकि एक क्लॉज हमको लिखना भी पड़ता है पिटीशन में कि मैंने कहीं और कोई केस और फाइल नहीं किया है किसी और फोरम में। तो ये एक भ्रांति फैलाने वाली बात है कि जो एक ही पर्सन बहुत सारी जगह चला गया, ऐसा नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल है। अब अगर हम ये देखते हैं कि कौन से फोरम से या कहां जाने से जल्दी रेमेडी मिलेगी, तो उसके लिए रेरा को स्ट्रेंथन करने की जरूरत ऐसे है कि जो एग्जीक्यूशन आता है, ऑर्डर तो रेरा पास कर देती है अथॉरिटी, उसके बाद में एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसके लिए अभी भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, जिसके कारण आपको रिट ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक करना पड़ता है, जो सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे। ओके, तभी आप रिट में जाते हो। अदरवाइज आप रिट जो है, अगर आपके पास कोई दूसरे रेमेडी अवेलेबल है तो रिट नहीं जा सकते। ये आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। अब हमको ये असेस करना होता है कि कोई भी बायर अगर मेरे पास आया तो मैं उसको कौन सी रेमेडी एडवाइस करूं, ये एक सबसे बड़ा। तो इसमें सभी के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होती हैं, डिमांड्स अलग है, एक्सपेक्टेशन अलग है कि मेरा बहुत डिले हो गया है तो मुझे यहां जाना है, या मुझे पैसा जो कॉम्पनसेशन चाहिए। क्योंकि अगर आप रेरा में देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड सा बना लिया कि जी एट द मोस्ट 8% देंगे, या जो बैंक के रेट से +1% हम आपको रेमेडी देंगे, वो देंगे कॉम्पनसेशन। लेकिन अगर कंज्यूमर में देखते हैं तो हमको 9% तक के मिलता है। राइट। इनफैक्ट पहले के मेरे खुद के जजमेंट्स हैं जिसमें 18% तक मिला हुआ है। तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि किसको क्या चाहिए। और इसीलिए ये चॉइस होना बहुत अच्छी बात है कंज्यूमर के लिए। चलिए, आप तीनों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ से महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया एक केस की सुनवाई के दरमियान कि रेरा के बावजूद जो घर खरीदार हैं उनके पास कई विकल्प हैं, वो कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं और जहां पर जल्द फैसला या फिर ज़्यादा बेनिफिट कंज्यूमर को नज़र आता है वो उस विंडो, उस फोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो बिल्डर एसोसिएशन है उनका कहना है कि इसके चलते प्रोजेक्ट में डिले और कई दूसरी दुश्वारियां हो सकती हैं, लेकिन कानूनी तौर पर जो हमारे पैनल में एक्सपर्ट उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है और सबसे बड़ा हित उस कंज्यूमर, उस खरीदार का है जिसका सबसे ज़्यादा हिस्सा, स्टेक उस परियोजना में लगा हुआ है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।